हम लोगों की चर्चा जो है राज्यसभा के कार्य और शक्तियों पर हो रहा था। हम लोग देख रहे थे राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां, और इसके अंदर जो है हम लोगों को देखना था विशिष्ट कार्य एवं शक्तियां। विशिष्ट कार्य व शक्तियां। स्पेशल फंक्शंस एंड पावर्स। जैसे कि जो आर्टिकल 249 है, इसमें लिखा गया है कि राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये तो एक ये हो गया आर्टिकल 249। दूसरा जो है अनुच्छेद 312 को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा को शक्ति दी गई है। शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले वही 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। ये जो है दो विशिष्ट कार्य या शक्ति हम लोग कह सकते हैं जो राज्यसभा के पास है। इसके बाद जो हमारा तीसरा था वो था अन्य कार्य व शक्तियां। अदर फंक्शंस एंड पावर्स। और इसके अंदर क्या है कि जैसे कि एक केस का जिक्र किया जा सकता है, जैसे कि जो SR बोम्मई मामला था, ये 1994 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356
के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में उस राज्य की विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक संसद के दोनों सदन उस घोषणा का अनुमोदन न कर दें। ये चीजें थी। एक जो है आपातकाल पे जो शक्ति है, जैसे कि यदि 1 महीने से अधिक अवधि तक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को लागू रखा जाना हो, तो इससे संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होना जरूरी है। यदि उस समय लोकसभा विघटित है तो उस समय लोकसभा विघटित हो तो केवल राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी है। ये भी जो है अन्य शक्ति के तौर पर राज्यसभा को है। इसी तरह जो है ये भी कहा जा सकता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। निर्वाचित मंडल का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा जो है राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जो है जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ये राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जैसे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव को देखा जाए तो राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा सकती है। सरकार को गिरा तो नहीं सकती क्योंकि संविधान में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में बनाया गया है, किंतु राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से विभिन्न प्रश्न पूछ सकता है। विभिन्न प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा परोक्ष रूप से उन पर समुचित कार्य करने का दबाव बना सकते हैं।
ये चीजें। इसके बाद जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। तो ये भी इसके पावर्स से संबंधित होती है। क्या चीजें हो गया। यहाँ पर हमारा राज्यसभा खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो है लोकसभा देखते हैं। लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। और ये जो है संसद का लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है, पॉपुलर हाउस। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। और ये जो है इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके समान है। इसके अलावा जो है जैसे कि अमेरिका में की जो प्रतिनिधि सभा है उसके भी समान कहा जा सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके समान भी माना जा सकता है। और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, यानी लोअर हाउस। तो इतने सारे नाम है, लेकिन संविधान में जो है निम्न सदन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। जैसे कि जो अनुच्छेद 81 है इसमें लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। और कुछ अन्य अनुच्छेद से भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें एक एक करके, जैसे कि अनुच्छेद अगर 81 के पहले खंड के क भाग को ले तो इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के, ये क है, कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते, ये कहा गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 81 का फर्स्ट का ख भाग है इसमें कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटोरी के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते, ये कहा गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 331 है इसमें कहा गया है
कि अधिराष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे कि जो आर्टिकल 81 था उसमें ये भी कहा गया था कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, ये कहा गया था। संख्या हमेशा निश्चित नहीं रहती है, संसद इसमें समय समय पर संशोधन करती रहती है। जैसे कि संसद जो है एक संशोधन की थी, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 104वें जो है संविधान संशोधन विधेयक था, संशोधन अधिनियम, ये 2019 का था। तो जो इसमें जो आंग्ल भारतीय वाला था, आंग्ल भारतीय समुदाय वाला, ये इस प्रावधान को जो है निष्प्रभावी कर दिया, यानी इसको हटा दिया था। तो ये चीजें हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव, इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, और इसमें हम लोग पहले देखेंगे लोकसभा के लिए चुनाव प्रणाली क्या है। लोकसभा के लिए चुनाव प्रणाली, मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर लोकसभा। तो लोकसभा का चुनाव जो है बहुत सारे सिद्धांत पे आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे कि इसमें जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत होता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली कह सकते हैं इसको, जो है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है इसका अर्थ होता है कि पूरे देश को भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बांट दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। एक चीज हो गया। दूसरा जो है वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होती है। निर्वाचन क्षेत्र, इसको हम लोग जो है सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी कह सकते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, इसका अर्थ होता है कि लोकसभा
लोकसभा में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा, एक से अधिक नहीं चुना जाएगा। कुछ देशों में बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं। भारत में जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। और जो तीसरा सिद्धांत है वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होती है इसमें, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था होती है। और इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जैसे कि एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं जो है 326। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता करेगी। और जो 1988 से पहले जो है मतदान की आयु वो न्यूनतम आयु जो है मतदान की न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष थी। फिर जो है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके माध्यम से जो है न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा एक शर्त और रखा गया था, और शर्त ये रखा गया था कि वो भी मतदान करने की शर्त थी, मतदान करने की शर्त थी। और इसमें शर्त में शामिल था कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तथा उसे अनिवास यानी कि नॉन रेसिडेंस अपराध यानी क्राइम, भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिसेस, या विकृत मस्तिष्क अनसाउंड माइंड का होने के कारण मतदान करने के अयोग्य न ठहराया गया हो। ये जो है एक शर्त जोड़ा गया था। इसके अलावा जो है जो हमारा चौथा सिद्धांत है वो सिद्धांत है सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति। खंभा छूने की पद्धति यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही कहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मत
प्राप्त होंगे वह विजयी घोषित किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, ये कहा गया। और इस पद्धति में चुनाव जीतने के लिए किसी निर्धारित कोटे तक पहुंचना जो है आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुल वैध मतों में से सिर्फ 10 से 15% मत पाने वाले प्रत्याशी जीत जाए, या 1% जो है मत पाने वाले, मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त है वो विजयी घोषित किया जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन। डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा परिसीमन का अर्थ क्या होता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। जो परिसीमन है जिसको डिलिमिटेशन कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि देश की विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित करना कि क्षेत्रगत और जनसंख्या आधार पर देश के सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। यानी देश के निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे विभाजित किया जाता है और वहां पर जो है जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, जैसे सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। और जो परिसीमन का सिद्धांत है वो एक अनुच्छेद से आता है, जैसे कि परिसीमन के सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन है, जैसे कि अनुच्छेद 81 का जो दूसरा खंड है, इसमें परिसीमन से संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए हैं। और वो सिद्धांत कौन कौन सा है, जैसे कि पहला है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा के स्थानों का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक सा हो। इसका कहने का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकसभा में यथासंभव बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो बराबर प्रतिनिधित्व की भावना दी गई है। दूसरा है कि जिन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या मान ले बहुत कम है, वहां पर तो प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगी, तो लोकसभा में होना और ना होना एक समान हो जाएगा। तो इसलिए जो है एक संशोधन किया गया था, और वो संशोधन था हमारा 31वां संविधान संशोधन था, जिसका प्रतिनिधित्व कम है, मतलब जिसकी जनसंख्या कम है, उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके माध्यम से जो है जो अनुच्छेद 81 का दूसरा खंड है, इसमें परंतुक जोड़ा गया, और परंतुक जोड़ के ये व्यवस्था की गई कि जनसंख्या के अनुपात में बराबरी रखने का नियम उन राज्यों या संघ राज्य
क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ये किया गया था। और जो दूसरा है, जैसे कि अनुच्छेद 81(2) का दूसरा खंड है, इसी में दूसरा भी सिद्धांत है, और वो है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। और ये विभाजित इस तरीके से किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक जैसा हो। यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था लोकसभा में है। और इस सिद्धांत का व्यवहारिक अर्थ सिर्फ इतना है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे बार बार आ रहा है परिसीमन, तो परिसीमन आयोग को देखते हैं। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, अभी ये चर्चा में भी है। और जैसे कि अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। और इस प्राधिकारी को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। अनुच्छेद 82 से इसमें इसके गठन की बात की गई है। ये चीजें हैं। और 1971 की जनगणना तक परिसीमन आयोग जो है जनगणना परिणामों के अनुसार लोकसभा और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता रहा, लेकिन बाद में एक समस्या आ गई तो इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया। और भारत सरकार जो है 1952 से जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास करने लगी। और इसमें जो है जो मतलब दक्षिण के राज्य थे उन्होंने बेहतर मतलब नियंत्रण किया जनसंख्या पे, जबकि उत्तर के राज्य नहीं कर पाए। और यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता रहता तो लोकसभा में स्वाभाविक तौर पर जो है उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाता, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, और दक्षिण राज्यों को जो है इसमें नुकसान होता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम भी विफल ना हो, इसके लिए 1975 में जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, तो उसी दौरान जो है 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई और उसके उद्देश्यों को देखते हुए परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। और फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो अनुच्छेद 81 के तीसरा खंड है और अनुच्छेद 82 है उसमें संशोधन किया गया। और वो संशोधन क्या था, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है अनुच्छेद 81(3) और अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया।
और संशोधन करके ये व्यवस्था किया गया कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के स्थानों का आवंटन वर्ष 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना के परिणामों के प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना के परिणामों के आधार पर ये होगा, ये कहा गया। और फिर 2000 के आसपास जो है ये फिर से तनाव उभर गया, जिसके वजह से जो है फिर से मतलब 84 में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से 84 संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें वापस संशोधन किया गया और ये 2000 का था। और इसमें जो है अनुच्छेद 81 के तीसरे खंड में संशोधन किया गया और संशोधन करके जो 2000 लिखा था उसके स्थान पर 2026 लिख दिया गया। और इसका तात्पर्य हो गया कि अब 2026 तक जो है 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा। लेकिन जो 82 का दूसरा खंड है उसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, यानी कि राज्य को आवंटित लोकसभा के कुल स्थानों में कोई परिवर्तन न करते हुए 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि जो अनुच्छेद 82 है इसका जो दूसरा खंड है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण राज्य को आवंटित लोकसभा स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करते हुए 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकेगा, ऐसा किया गया। और फिर जो है इसी में संशोधन किया गया 87 संविधान संशोधन अधिनियम था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और ये 2003 का था अधिनियम। और इसमें जो है जो अनुच्छेद 82 का दूसरा खंड है उसमें 1991 के स्थान पर 2001 रख दिया गया। अब इसका तात्पर्य क्या हो गया कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, यानी राज्य को आवंटित लोकसभा स्थानों की कुल संख्या को न बदलते हुए अब 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना
के अनुसार हो सकेगा, ये कहा गया। - 2002 में जो है परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया था। परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है, यानी कि ये अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम से जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता उस वक्त जो है जस्टिस कुलदीप सिंह किया था। इनके ये पहले अध्यक्ष थे इसके अध्यक्षता में। और इसका काम क्या था कि विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना था। ठीक है, ये चीजें थी। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। हम लोग जो है इसके अंदर पहले देखते हैं विधायी शक्तियां क्या क्या है इसके पास। विधायी शक्तियां, क्योंकि इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं तो उसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है। लेजिस्लेटिव पावर्स, तो सबसे पहले यही है कि लोकसभा जो है कानून का निर्माण करती है। ठीक है, लोकसभा की कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, यही आ जाएगा विधायिका शक्ति में, निर्माण से संबंधित शक्तियां। और इसके अंतर्गत क्या क्या इसके पास पावर है, तो जैसे कि अनुच्छेद 110, इसको इस तरह से नहीं लिखना होगा, ऐसे लिखा जा सकता है कि लोकसभा प्राय सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्ति रखती है, उससे ज्यादा शक्तियां रखती है। जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद जो है 110 की बातें करें तो ये धन विधेयक से संबंधित है। ठीक, और या फिर जो है हम लोग वित्तीय विधेयक की बातें करें और वित्तीय विधेयक में भी प्रकार 1 की बातें करें, प्रकार 1 की, क्योंकि वित्तीय विधेयक में बहुत सारे प्रकार हैं, तो प्रकार 1 की बातें करें तो ये दोनों विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि वित्तीय विधेयक के प्रकार 1 की बातें यहाँ पर हो रही है, किए जा सकते हैं। और राज्यसभा की शक्ति जो है इसके मामले में कम है, काफी कम है, शक्तियां कम है। लेकिन अगर संविधान संशोधन की बातें की जाए तो दोनों के पास बराबर शक्ति है, राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर शक्तियां हैं। दूसरा जो है इसके अंतर्गत
जैसे कि अगर किसी मतलब विधेयक में जो है गतिरोध आ गया दोनों सदन में, किसी विधेयक पर दोनों नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों में गतिरोध हो जाने पर संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। और यह प्रावधान जो है किस किस मामले में नहीं है, तो यह प्रावधान जो है धन विधेयक के मामले में नहीं है। इसके अलावा जो है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं है। ये दोनों विधेयक के मामले में ये प्रावधान नहीं है। अब बाकी ये दोनों छोड़ के शेष सारे विधेयकों पर ये लागू होता है। और संयुक्त बैठक में अध्यक्षता जो कौन करता है? संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति जो है मजबूत होती है, मजबूत होती है, क्योंकि इसके पास जो सदस्य संख्या तो ज्यादा रहता ही है, उसके सदस्यों की संख्या तो अधिक होती ही है, साथ ही संयुक्त बैठक का संचालन भी लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। दूसरा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति देखते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति यानी पावर ऑफ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। इसके मामले में क्या शक्ति है? तो कार्यपालिका है यानी कि सरकार पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है, सरकार पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। और जो है मंत्री परिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में या लोकसभा का विश्वास हासिल होता है, विश्वास हासिल होता है। ये हो गया। वित्तीय शक्ति के मामले में फाइनेंशियल पावर्स, इसके मामले में जो है लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है, अत्यधिक शक्तियां हैं। जैसे कि धन विधेयक हो गया, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके पारित होने में भी लोकसभा की प्रभावी भूमिका होती है, जबकि राज्यसभा की इसके नाम मात्र की भूमिका होती है। और जो हमारा अगला है वो है अन्य शक्तियां तथा कार्य। इसमें जो है जैसे कि लोकसभा जो है ये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, निर्वाचन में भाग लेती है। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है।
इसके अलावा दूसरा है कि यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति यानी कि जो उसका सभापति है अर्थात अपने सभापति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दें तो लोकसभा के अनुमोदन से ही उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है। वहां पर लोकसभा का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला है कि जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाए, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए जो है लोकसभा की सहमति जरूरी है। ये इसकी अन्य शक्तियों में थी। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा की अवधि क्या होती है। लोकसभा की अवधि यानी टर्म ऑफ लोकसभा। तो जैसे कि इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है तो उसकी 5 वर्ष की अवधि होती है और 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जो है वो लोकसभा के प्रथम तारीख से की जाती है। 5 वर्ष की अवधि। लेकिन ये भी दिया गया कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी विघटन कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का उचित समझने की बात है ये मंत्री परिषद के राय से है। मंत्री परिषद की राय से है, यानी व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को अधिकार है कि वो लोकसभा का विघटन जो है 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। लेकिन इसके 2 कारण हैं, 2 कारण दिए गए हैं यहाँ पर। और इसमें पहला कारण है कि यदि लोकसभा में कोई भी दल या गठबंधन स्थिर सरकार ना दे पाए तो स्थिर सरकार ना दे पा रहा हो और नए चुनाव कराना जरूरी हो जाए। ये है। दूसरा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र से नया जनादेश लेने की जरूरत महसूस हो। ये चीज है। लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में जो है लोकसभा की अवधि 5 साल से आगे भी बढ़ाया जाता है। ठीक है। विशिष्ट परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे। और ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि अनुच्छेद के 83 के दूसरे खंड में व्यवस्था की गई है कि यदि
आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो। 1 वर्ष से अधिक ना हो। ऐसा कितनी बार कर सकेगा ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा कितनी बार कर सकेगा ये स्पष्ट नहीं है। यानी इसका मतलब ये भी है कि एक बार में 1 साल बढ़ा दिया, फिर अगले टाइम फिर से 1 साल बढ़ा दे, तो वो ऐसा भी हो सकता है। इसमें सिर्फ इतना है कि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो, इसीलिए जो है इसमें संशोधन किया गया, और वो संशोधन था 42वें संविधान संशोधन। (1976) और इससे क्या किया गया था कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जैसे कि अगर देखा जाए तो वो जो टर्म था, यानी कि 1971 से 77 के बीच ये 6 वर्ष रहा था। फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसने जो है 44वें संविधान संशोधन किया था 1978, और इसमें जो है जो 6 वर्ष किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 83 के दूसरे खंड में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके लोकसभा की अवधि वापस 5 वर्ष कर दी। ये चीजें थी, ये था लोकसभा की अवधि। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा, इसमें हम लोग जो है अध्यक्ष देखेंगे और जो है उपाध्यक्ष देखेंगे, क्योंकि यही 2 प्रमुख अधिकारी हैं लोकसभा के। और संविधान में जो अनुच्छेद है यानी 93 से 97 इससे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, यानी इसको स्पीकर कहा जाता है एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने में से ही चुनती है। इन दोनों का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य में से ही होता है। जैसे कि राज्यसभा का सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये लोकसभा का सदस्य होता है। और प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिन जो है यानी कि राष्ट्रपति, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि प्रत्येक
आम चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिन लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। ये चीजें है। और सबसे खास बातें हैं कि जो स्पीकर हैं और जो डिप्टी स्पीकर है उनको अपने पद संभालने के लिए किसी प्रकार का कोई शपथ नहीं लेना पड़ता है। इन दोनों को कोई शपथ यानी ओथ नहीं लेनी पड़ती है और ना ही प्रतिज्ञा करना पड़ता है, जो संविधान का 3री अनुसूची है। इसमें इसका उल्लेख नहीं है। जैसे कि एक अनुच्छेद है 95 का पहला खंड, इसमें कहा गया है कि यदि कभी लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। और यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे इस पद का निर्वाह करेगा, ऐसा कहा गया। इसी तरह जो है अनुच्छेद के 95 के दूसरे खंड में कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। और लोकसभा जो है अपनी प्रक्रिया संबंधी नियमावली यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसमें नियम 9 के अनुसार एक सूची बनाती है और इसमें जो है अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुपस्थित होता है तो इसकी भूमिका का निर्वहन जो है यही 10 सदस्य में से कोई एक करता है।
करता है। ये चीजें थी। अब हम लोग जो है देखेंगे उसके पदावधि और हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है आगे। आज यहीं तक।